भारत में आज भी परिवार की कमाई का बोझ ज्यादातर पुरुषों पर है। यानी कि महिलाएं जो है अब वह काम पर घर से निकलकर काम पर जा रही हैं या फिर काम का तलाश कर रही हैं। तो हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति जो कमाता है वो अपने परिवार के लिए कमाता है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में बाल्यकाल में एक महिला को अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह के बाद अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए और अगर विधवा महिला हो तो उसे अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें भारत में प्रति व्यक्ति आय को दिखाया था और उस वीडियो में हमने देखा था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है विश्व के अन्य विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम है। वह लगभग 99% तक कम है हमारे देश का प्रति व्यक्ति आय। और उसी वीडियो में हमारे एक मित्र ने एक चिंता जाहिर किया था और उनके चिंता का जो सारांश था वह यह था कि भारत में आज भी परिवार की कमाई का बोझ ज्यादातर पुरुषों पर है। महिला वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है, इसलिए एक कमाने वाले पर पूरा परिवार का बोझ टिका होता है। तो आज इनकी इसी चिंता पर आज का वीडियो हमारा समर्पित है। आज इसी चिंता पर चर्चा करेंगे और इसका विषय है पुरुष और महिला की LFPR यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आखिर है क्या? यह है जितनी महिलाएं या पुरुष जो घर से निकल के काम करती हैं या काम करते हैं या फिर काम के तलाश में है, यह उनका रेट है। अगर इस रेट को हम देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं जो सर्वे का रिपोर्ट है, उस सर्वे की रिपोर्ट से 2018-19 में 75.5% पुरुष जो है वो या तो कार्य कर रहे थे या कार्य के तलाश में थे। यानी कि 100 पुरुषों में 75 पुरुष कार्य कर रहे हैं या कार्य की तलाश में है, वही महिलाएं 24.5% है। यानी कि प्रत्येक 100 महिला में लगभग 24 महिलाएं या तो कार्य कर रही है या कार्य की तलाश में है। ये रेशियो 2019-20 में बढ़कर हो जाता है पुरुषों का 76.8% और महिलाओं का 30%। 2020-21 में पुरुषों का 77%, महिलाओं का 32.5%, 2021-22 में 77.2% और महिलाओं का 32.5%, 2022-23 में पुरुषों का 78.5% और महिलाओं का 37% और 2023-24 में पुरुषों का 78.8% और महिलाओं का 41.7%। यानी कि पुरुष का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वह धीमी गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन महिलाओं की जो है यह गति काफी तीव्र है। क्योंकि जहां 2018-19 में जहां महिलाएं 24.5% थी, वहीं 23-24 में यह बढ़ करके 41.7% हो गई। यानी कि महिलाएं जो है अब वह काम पर घर से निकलकर काम पर जा रही हैं या फिर काम का तलाश कर रही हैं। यानी कि पारिवारिक बोझ जो पुरुषों पर था वो कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और दूसरा पहलू यह है कि हमारे देश का, हमारे भारत का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इसका आधार परिवार है। हमारे देश का जो भी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की भी बात करें, उसका आधार परिवार है। अगर हम सामाजिक बात करें तो हमारे समाज का आधार परिवार है। आर्थिक अगर बात करें तो हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति जो कमाता है वो अपने परिवार के लिए कमाता है। और राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो हमारे राज्य में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी हमारे देश के नेता हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो सभी राजनीतिक दल अपने परिवार तक ही ज्यादातर सीमित होते हैं। प्रत्येक सांसद या विधायक जो होता है फिर जाकर के अपने बेटे को ही या अपने परिवार से ही किसी को अपने पद पर देखना चाहता है। यानी कि हमारे देश में पूर्ण रूप से कहा जाए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक का आधार परिवार ही है। लेकिन मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, मैं कुछ आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 2023 जो काफी ट्रेंड चल रहा था, नाम आपको शायद याद होगा, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में ज्योति मौर्य एक सशक्त महिला का उदाहरण बन के उभरी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों का पारिवारिक जीवन सुखमय चल रहा है? दूसरा, एक नाम अतुल सुभाष, उसने लगभग 24 पेज का एक नोट छोड़ा था और 80 मिनट का वीडियो शूट किया था और उसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया था। उसका आत्महत्या करने का कारण क्या था? क्या उसका सही कारण की जानकारी प्राप्त हुई? तीसरा,
गोवा के एक होटल में एक महिला जिसका नाम था सूचना सेठ, उसने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। बेटे की हत्या के करने का कारण उसे अपने पति से इतना ज्यादा नफरत हो गया था कि अपने पति को अपने बेटे से मिलते हुए देख करके उसे ईर्ष्या होती थी, और वो उसका पति अपने बेटे से ना मिल पाए, इसलिए उसने अपने बेटे की ही हत्या कर दी। साथ ही अपने मुस्कान रस्तोगी को नहीं भूला होगा, जिसने अपने पति को मारकर एक ड्रम में पैक कर दिया और सीमेंट से सील कर दिया सबूत छुपाने के लिए। और इसके साथ ही सोनम रघुवंशी को भी नहीं भूले होंगे, जिसने अपने पति राजा रघुवंशी को अपने दोस्तों के साथ हत्या कर मेघालय में पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया था। यह महिला सशक्तिकरण का ही कुछ उदाहरण है। हमारा इतिहास हमें बताता है कि प्राचीन काल में महिलाएं बहुत सशक्त थी। उन्हें पर्दा करने की आवश्यकता नहीं थी, वो पर्दा नहीं करती थी, और बहुत सारी विदुषी महिलाओं का भी जिक्र आता है। लेकिन फिर वही इतिहास हमें आगे चलकर बताता है कि महिलाओं को पर्दे के पीछे छिपा दिया गया, घर के अंदर कैद कर दिया गया। जहां प्राचीन काल में विदुषी महिलाओं का जिक्र होता है, वहीं पे मध्यकाल आते आते महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। आखिर क्या कारण था? किस कारण से महिलाओं को पर्दे के पीछे रख दिया गया? किन कारण से महिलाओं को घर के अंदर पैक कर दिया गया? क्या कारण था कि ताड़न के अधिकारी जैसे श्लोक को लिखे गए? क्या कारण था कि यह लिखना पड़ा कि बाल्यकाल में एक महिला को अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह के बाद अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और अगर विधवा महिला हो तो उसे अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए? ऐसा क्यों लिखा गया? और इस आंकड़े के अलावा मेरे पास एक और आंकड़ा है। यह जो आंकड़ा मैंने आपको दिखाया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसके अलावा मेरे पास एक और आंकड़ा है, और वह आंकड़ा है देश में जो विभिन्न राज्यों में तलाक के केस दर्ज हो रहे हैं उसका। हालांकि पूरे देश का एक साथ हमें आंकड़ा नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन 2 आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें सबसे पहला है बेंगलुरु फैमिली कोर्ट का। यहाँ पे 2019 में 4805 केस दर्ज हुए थे तलाक के। मतलब एक दंपति जो है सो अपने पति से, या पति अपने पत्नी से तलाक लेना चाह रहा है। यह केस दर्ज हुआ 4805 2019 में, जो कि 2024 में 6406 हो गया, और 19 से 24 के दरमियान में यह वृद्धि 33%। कर्नाटका स्टेट डिवोर्स पिटीशन को देखते हैं तो 2020 में कर्नाटका स्टेट में 20,454 डिवोर्स के पिटीशन फाइल हुए। 2021 में 24,141 डिवोर्स के पिटीशन फाइल हुए। 2022 में 66,863 डाइवोर्स के पिटीशन फाइल हुए। 2023 में 41,234 डाइवोर्स के पिटीशन फाइल हुए, और 2024 में 36,950 के लगभग डाइवोर्स के पिटीशन फाइल हुए। जहां पे हम देख रहे हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं में काफी तेजी से बढ़ रहा है, वहीं पर अगर यह आंकड़ा देखते हैं तो फैमिली कोर्ट में जो तलाक के मामले दर्ज हो रहे हैं उनकी भी संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2020 में, 2028 में और 2022 में तो लगभग 3 गुना हो गया, 2023 में लगभग 2 गुना, और 2024 में भी लगभग 2 गुना है। तो आखिर क्या वजह है? एक तरफ महिलाएं घर से निकलकर काम कर रही हैं या काम की तलाश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये तलाक के जो केस दर्ज हो रहे हैं इनकी भी संख्या में वृद्धि हो रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर एक रिसर्च किया हुआ इसका कारण जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा। और अगर ये आंकड़े आपको अच्छे लगे या इन आंकड़ों से आप सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में कुछ नए आंकड़ों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।